नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के संस्कृति कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के एक आदेश से धर्मनिरपेक्ष देशभक्तों को लगी हुई मिर्ची की। दरअसल सुधीर मुनगंटीवार ने स्वतंत्रता के अमृत वर्ष को यादगार बनाने के लिए वर्षों से चली आ रही अंग्रेजों की परंपरा को खत्म करते हुए राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए टेलीफोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना अनिवार्य करने का एक फरमान जारी किया है। मतलब ये कि सरकारी कार्यालयों में जब टेलीफोन की घंटी बजे तो आपको टेलीफोन उठाते ही वंदे मातरम बोलना होगा। वो वंदे मातरम जो केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि हर भारतीय की भावना को भी यह व्यक्त करता है और इसे बोलने में किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीयता की भावना का प्रदर्शन करने वाले शब्द को बोलने में भी रजा एकेडमी को दिक्कत हो रही है। रजा एकेडमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने सरकार के इस आदेश का विरोध करते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया है। नूरी का तर्क है कि मुस्लिम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए वंदे मातरम नहीं बोल सकते, उन्हें दूसरे शब्द का ऑप्शन भी मिलना चाहिए, ये भी उन्होंने साथ में कहा। नूरी का तर्क है कि मौलवियों और मौलानाओं से पूछ करके, बात करके, चर्चा करके आगे की कोई बात करेंगे। यह कोई पहला अवसर नहीं है जब वंदे मातरम का विरोध किया गया है। विरोध करने वालों में केवल रजा अकादमी ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो तुष्टीकरण के बूते सत्ता पर काबिज होती रही हैं। स्कूलों में वंदे मातरम के विरोध का मामला हो या सदन के समापन पर राष्ट्रगीत के समय सम्मान में खड़े होने का मामला, मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम का विरोध तो करता ही है, उसका अपमान भी करने से नहीं चूकता। आज बात करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के विरोध करने के पीछे असल वजह क्या है। क्या यह संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी के बीच की लड़ाई भी है? करेंगे इसी सारी चीजों पर चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, साथ में एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमने रखा है ताकि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी के बीच की जो बात है, ये बीच की जो रेखा है, उसको भी हम आपको स्पष्ट कर सके। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो है अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आदेश जारी किया कि अब महाराष्ट्र में सभी सरकारी अधिकारी अपने फोन या मोबाइल पर अभिवादन के लिए हेलो के बजाय वंदे मातरम बोला करें। मुनगंटीवार ने ये आदेश आजादी के अमृत महोत्सव में दिया क्योंकि हेलो बोलना अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाता है। लेकिन ये आदेश मुस्लिम संगठन रजा अकादमी को रास नहीं आ रहा है। रजा अकादमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने सुधीर मुनगंटीवार के फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने के आदेश का विरोध किया। नूरी ने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, इसीलिए सरकार को कोई ऐसा पर्याय देना चाहिए जो सभी को मान्य हो। नूरी के अनुसार वो इस संबंध में उलेमाओं से चर्चा करके सरकार को पत्र लिखने वाले हैं। अब आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का अपमान किया गया हो। इससे पहले भी मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेताओं द्वारा इनका विरोध किया गया है। सबसे पहले बता दें कि 2017 में यूपी के मेरठ नगर निगम में वंदे मातरम का विरोध किया गया। वहीं बिहार में फरवरी 2022 में भी राष्ट्रगीत को लेकर विवाद सामने आया, जिसमें AIMIM के विधायक अख्तरुल खान ने विरोध किया था। आप आंटी क्यों नहीं कहेंगी वंदे मातरम। और न जाने ऐसे कितने ही मामले सुदर्शन न्यूज दिखाता भी रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक राष्ट्रगीत का विरोध करने वाला जिन्न बोतल से बाहर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो वंदे मातरम कहने में परहेज है, लेकिन सरकार का आदेश है कि हेलो नहीं जनाब, अब आप वंदे मातरम बोलिए। इसी पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और रमाकांत मिश्र हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। हालांकि अब्दुल गनी साहब को भी हमने जोड़ा था, लास्ट तक उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, लेकिन अभी तुरंत जो है वो बात करने से उन्होंने मना कर दिया, जुड़ने से मना कर दिया। लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में बृजमोहन श्रीवास्तव जी से करना चाहूंगा। बृजमोहन जी,
आप लोगों ने भी, आपकी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, वंदे मातरम बोलने का या हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने का। हालांकि रिप्लेसमेंट की मांग कर रहे हैं जो रजा एकेडमी वाले हैं, उन्होंने कहा कि कोई दूसरा शब्द दिया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा शब्द भी दिया जाना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करने वालों का मैं विरोध करता हूं और मुझे ये कहीं से भी जायज नहीं लगता कि वंदे मातरम का विरोध हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। मैं आपकी प्रतिक्रिया और आपकी पार्टी का जो तर्क है वो जानना चाहता हूं और हमारे जो दर्शक है वो भी सुनना चाहेंगे कि आप किस आधार पर रजा एकेडमी के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं। बृजमोहन जी, अभी आपसे ये सुनने को मिला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम अगर कोई कहता है तो उसका विरोध कर रही है। मुझे लगता है नहीं शायद नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जो रजा एकेडमी का जो स्टैंड है कि वंदे मातरम की जगह कोई और भी ऑप्शन होना चाहिए, उस स्टैंड का आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं जी, इस प्रकार का कोई, देखिए ये ट्यून का जो इश्यू है, ये हेलो है क्या, पहले तो अपन इस पे तो बात कर लें। हेलो का मतलब होता है ग्रीटिंग। तो अब ग्रीटिंग के लिए हम किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं जो जिसको बेहतर लगे। जैसे मैं कई गुजरात के लोगों से बात करता हूं, जब मैं उनको टेलीफोन लगाता हूं तो वो बोलते जय श्री कृष्णा। मैं कई बार जैनी समाज के लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं जय जिनेंद्र। बिल्कुल। किन्हीं लोगों से मैं बात करता हूं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा देश के प्रति ज्यादा अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते तो मैं उनको जय हिंद बोल देता हूं। तो ये इसके लिए किसी प्रकार का कोई तर्क देना और उसके लिए ये जिद करना कि नहीं आपको यही बोलना होगा और उसके लिए शासन के अधिकारों का उपयोग करना, मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे दबे पांव अब एक ऐसी कोई तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा होती जा रही है कि जो हम सोचें, जो हम कहें वही बोलना होगा, वही खाना होगा, वही सोना होगा, वही पहनना होगा। तो हम लोग इस तरह की सोच का निश्चित रूप से विरोध करते हैं। लेकिन वंदे मातरम का अगर कोई उपयोग करता है तो बिल्कुल छूटे करे, किसी को क्या रोके इस पे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। मैं इससे लगा के एक बात कहना चाहता हूं जी कि सुधीर भाई को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि पाल घर में आज एक महिला के प्री मैच्योर डिलीवरी के कारण 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अरे सबसे पहले उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराइए। आप कहां इन चक्करों में उलझे हुए हैं? जो शासन की जो असली जिम्मेदारी है, सरकार का जो असली दायित्व बिल्कुल ठीक है, ये दायित्व है निभाना। इस प्रकार की फिजूल की बातें करके आप लोगों को भावनात्मक करने का क्या जरूरत है शासन को, सरकार? लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन देखिए आप भी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बयानों में उलझा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप रजा एकेडमी के स्टैंड का समर्थन करते थे, आपने कहा नहीं मैंने या हमारी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन जो आपने बातें कही वो बातें तो वही है ना जो रजा एकेडमी कह रही है। तो यही बात तो नहीं, रजा एकेडमी में तो यही कह रही है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, केवल इतना ही अंतर है आप कि मुझे दूसरा कोई ऑप्शन दीजिए, मैं चाहे दुनिया में कुछ भी बोल लूं, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, वंदे मातरम ही किसी को बोलना है तो बोले, लेकिन जो है अपने अपने तरीके से जिनको जो अच्छा लगता है वो बोले, यही कह रहे हैं ना। बताइए ना, कल तो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले गुजरात के अंदर इनको कहना चाहिए कि वहां पर शायद कोई भी आदमी जय श्री कृष्णा नहीं बोलेगा, कोई भी वहां पर जय जनेंद्र नहीं बोलेगा। वहां से शुरुआत करें। वो जहां से शुरुआत हुई पहले उसकी बात तो कर ले हम लोग। जहां से शुरुआत हुई, ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो है आपको बोलना होगा और आप कह रहे हैं कि नहीं वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। मैं एक चीज थोड़ा कानूनी पक्ष, संवैधानिक पक्ष भी मैं जानना चाहूंगा। मधु जी, चूंकि हालांकि आप बाकी पक्षों पर भी बात कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे केवल कानूनी पक्ष जानना चाहूंगा कि ये जो मसला है किसी पे, हालांकि बृजमोहन जी ने भी कहा कि नहीं थोपा नहीं जा सकता है, जिसको जो मर्जी है बोला जाना चाहिए, लेकिन सरकार अगर ये कहती है, ये आदेश पारित करती है, हालांकि अभी तक आदेश नहीं पारित किया गया है, अभी बोला गया है, केवल मौखिक आदेश है, उसके बाद ही इतना हंगामा है। जिस दिन आदेश पारित होगा मुझे लगता है कि और भी ज्यादा हंगामा शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक फंडामेंटल राइट्स है और हमारे संविधान में जो आर्टिकल 25 है कि भाई हर एक व्यक्ति को जो है अपने धर्म का पालन करना और अपने धर्म के हिसाब से काम करना, पूजा पद्धति को अपनाना है, उसकी छूट देता है हमारा संविधान। तो क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं आपके, लेकिन लोग फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, उसके लिए रैलियां निकालते हैं, उसके लिए विरोध करते हैं, उसके लिए किसी भी हद तक जाकर के विरोध करने से चूकते नहीं है,
लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की जब बात आती है तो फिर बच के निकलने की कोशिश करते हैं। मैं इस मामले में जानना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी के बीच में क्या ये मसला आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वंदे मातरम कहना है फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी, और ड्यूटीज में आता है तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको पालन करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए? जी मुकेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा जी कि आपने एक बहुत बढ़िया विषय उठाया। थैंक यू। हमारे देश में क्या है, लोग सेलेक्टिव हैं, लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं। जी, और जहाँ तक विषय आता है कि क्या इम्पोज कर सकता है स्टेट या नहीं, देखिए मिनिस्टर ने क्या कहा मुझे नहीं पता, मैं राजनीतिक प्रलापों में नहीं जाता जी। लेकिन जैसे ही मिनिस्टर ने अगर विश किया और मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक एक मिनट मधु जी, मैं रोकना चाहूंगा, शायद कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, पीसीआर कुछ। जी जी, अब बोले सर जी। जैसे ही मिनिस्टर ने विश किया और सेक्रेटरी ने इसको आदेश कर दिया, ऑर्डर कर दिया, वो बाइंडिंग है। आपने नोट किया होगा कि डीएम अगर ऑर्डर करता है, डीएम के ऑर्डर का डीएम 40% वायलेशन होता है तो 188 की प्रोसीडिंग होती है, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सिमिलरली पहले तो मैं कानूनन जो बाध्यता है वो बता रहा हूँ कि जैसे ही मिनिस्टर ने विश किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री ने आदेश पारित किया तो मिनिस्ट्री में जो आदेश पारित होगा उसमें सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा। सेक्रेटरी पब्लिक सर्वेंट है। मधु जी रोकना चाहूंगा, कुछ ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम, आवाज कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं रमाकांत जी के पास जाऊंगा। रमाकांत जी, मैं आपसे यही सवाल है कि क्या ये थोपना, जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये थोपा नहीं जाना चाहिए, वंदे मातरम किसी को कहना है तो कहे, लेकिन थोपा नहीं जाना चाहिए, ये क्या महाराष्ट्र में आप लोग थोपने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर वंदे मातरम से किसी को परहेज है तो आप क्या करें? अगर मान लीजिए आपने कहा कि भाई बोलना पड़ेगा, अगर कोई नहीं बोलेगा तो आप क्या करेंगे, ये भी तो साफ कीजिए। दंड क्या देंगे, दंडित कैसे करेंगे उसको? रमाकांत जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। रमाकांत जी की आवाज नहीं आ रही। एक बार पीसीआर जरा ऑडियो चेक करें रमाकांत जी की। रमाकांत जी बोलिए अब जी। जब हम लोग बात करते हैं गुलामी के हर अंश से मुक्ति की, जब बात करते हैं वहां पर जाकर के वंदे मातरम हो, आज महाराष्ट्र के अंदर में है जो हेलो का तो बहुत पुराना इतिहास है, 1300 ईस्वी से पहले होला था, पता नहीं बहुत सारे थे, ये सब चीज जो है इसका इतिहास बहुत पुराना है। पहले ये नाविक के लिए यूज किया जाता था। अभी इन्होंने जैसे ब्रजमोहन जी ने बोला जो ग्रीटिंग्स के लिए है, कैसे हैं, क्या आपका हाल कैसा है, सब किसी शब्द के लिए किया जाता है। लेकिन ये बात जरूर है जो कि जहां पर हम लोग कहीं पे भी फोन उठाते हैं तो कभी जय सियाराम बोलते हैं, कहीं पर वंदे मातरम बोल देते हैं, कभी जय जिनेन्द्र बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं। ठीक है, मैं कुछ चीज को नहीं इग्नोर कर रहा हूँ। अब देखा जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से हमने कहा राष्ट्रगान जो है उसमें अनिवार्य होना चाहिए, चाहे वो मदरसा हो चाहे स्कूल हो, कहीं पे भी। तो ये एक राष्ट्र भक्ति की एक जो है चेतना जगाने की बात है और मैं समझता हूं जो कि ये कोई गलत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम लोग बात करते हैं गुलामी के उस अंश से, जब हम लोग मुगल कालीन बात करते हैं, जब अंग्रेजों की बात करते हैं, तो ये सब सारी चीजें जब हम देखते हैं, आज हम देखते हैं जो कि सड़कों का नाम अभी भी मुगल कालीन शासकों के नाम से जाना जाता है, तो हम क्यों ना उसमें बदलाव करें? तो जब हम बात करते हैं गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तो क्या सड़क का नाम हमारे श्री राम के ऊपर में नहीं होना चाहिए? क्या हमारे अंदर में हीरो की कमी है? जो कि आज अगर हम कलाम जी की बात करते हैं तो फिर हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, रानी झांसी की बात करते हैं, लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। तो ये सब सारी चीजें रिफॉर्म के अंदर में होती है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है लाल किले से जो कि गुलामी के हर उस अंश से मुक्ति हम लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल रमाकांत जी, ठीक है, वंदे मातरम की वाली बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सवाल एक पूछूंगा आपसे। जी मुकेश जी, ऐसा है कि वंदे मातरम कोई गलत नहीं है, राष्ट्र चेतना है, राष्ट्र नागरिकों को चेतना एक जगाने वाली बात है और ये बहुत अच्छी बात है। आज हमने देखा है कि 75वें वर्ष में जिस तरह से अमृत महोत्सव में पूरा देश एक तिरंगे के अंदर में रंग गया और हम लोग ये अपेक्षा नहीं कर रहे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज आपकी मनसा पे सवाल उठता है बार बार
कि आपको पता है कि वंदे मातरम अगर आप अनिवार्य करेंगे तो एक जो सेक्शन है, खासतौर पे जो मुस्लिम समुदाय है, पहले भी विरोध कर रहा था, अभी भी विरोध करेगा। क्या बीजेपी ये मान करके ही ये फैसला करती है, ये फरमान जारी करती है कि वंदे मातरम हम बोलेंगे, मुसलमान जो है इसका विरोध करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि भाई आप देशभक्त नहीं हो? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये। मैं कह रहा हूँ बीजेपी क्या, मैं हर एक पार्टी को कहता हूँ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के राष्ट्रीय चेतना नागरिकों के अंदर में जगे, वो वंदे मातरम शब्द से हो चाहे राष्ट्रगान से हो, या मैं कह रहा हूँ जो कि बहुत सारे ऐसे चीज हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इससे आपकी राष्ट्र चेतना जगे। निश्चित तौर पर अगर हम ठीक है, हम कोई देशभक्त की सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जरूर राजनीतिक पार्टियां ये कहेगी क्योंकि आप राजनीति करते हैं, देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते हैं, मैं उसके ऊपर में नहीं हूँ, मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए वो गलत नहीं है, चाहे वंदे मातरम की तरफ से हो, राष्ट्रीय गान की तरफ से हो, राष्ट्रीय गीत की तरफ से हो, वो चीज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मधु मुकुल जी जुड़ गए फिर से, इनकी आवाज़ भी अब ठीक आ रही है। मधु जी, मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से अपनी बात को आप पूरी करें, जो बात आप बता रहे थे शुरू से बताएं, क्योंकि बीच में ऑडियो डिस्टर्ब हो गया था, एक बार फिर से बताएं जी। फिर से करूंगा जी। आपने बहुत बढ़िया विषय उठाया जी। देखिए मुकेश जी, हमारा जो संविधान निर्माता थे वो दूरदर्शी थे। उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो बहुत सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट किया। बाद में संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ 1976 में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी भाग 4 में जोड़ी गई। अगर आप पढ़ेंगे तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो जिसको लोग भूल जाते हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के चक्कर में देश को गर्त में ले जा रही हैं, वो समझते नहीं। बिल्कुल दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे। बिल्कुल आप नोट करें, बिल्कुल। पहले जो हमारे क्रांतिकारी थे वो जब गलियों में निकलते थे तो वंदे मातरम का उसमें हिंदू मुसलमान दोनों नारा लगाता था और सारे लोग इकट्ठे होकर भारतीय संविधान को लाने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। तो पहली बात तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि अगर कोई हमारे राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने का विषय में बात होती है तो हमें करना चाहिए। दूसरा विषय आता है मुकेश जी, हेलो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो मुकेश जी, दूसरा विषय आता है अभी कि क्या कानूनी बाध्यता है या नहीं। देखिए मिनिस्टर ने क्या कहा मुझे वो नहीं पता है, लेकिन यदि मिनिस्टर विश करता है तो जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी पब्लिक सर्वेंट है, सेक्रेटरी ने कोई डायरेक्शन किया तो आपकी मानना बाध्यता है। अगर आप नहीं मानते हैं तो 188 की प्रोसीडिंग आपके खिलाफ होगी। अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी भी राइट का उल्लंघन करता है तो आप कोर्ट में जाइए, न्यायालय उसको डिसाइड करेगा कि आपकी ये जो ऑब्जेक्शन है वो सही है या नहीं। लेकिन हमारे देश में है क्या, हमारे देश में सिलेक्टिव है। मैं क्षमा चाहता हूं, 2 मिनट में अलग से लेना चाहूंगा जी। कुरान में बहुत सारी चीजें लिखी, जो पक्ष का रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें हवाई जहाज भी हराम है क्योंकि वो काफिरों ने बनाया है, दवाई भी हराम है, लेकिन वो इस्तेमाल करना है। उसमें आपकी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। लेकिन जहां राष्ट्रीय भावना है, कुछ वोट के लालची हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो उसको एनकरेज करेंगे, उसका विरोध, यानी सेलेक्टिव विरोध। सारा विरोध नहीं है, सारी राजनीतिक चीजों का विरोध नहीं है, सारे धार्मिक चीजों का विरोध नहीं है। तो बड़ा शर्मनाक विषय है हमारे देश में, राजनीतिक वेश्यागामिता इतनी बढ़ गई है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात उठाई आपने कि सेलेक्टिव चीजों का विरोध करना है और उसको मजहब से जान करके जोड़ देना है, ताकि लोग कहें कि नहीं भाई हमारे मजहब में तो यही है तो हम इसमें नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चीजें करेंगे, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बृजमोहन जी, क्या आपको लगता है कि ये सेलेक्टिव है कि भाई हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे लेकिन बाकी चीजें भी मनाई हम वो तो करते रहेंगे, लेकिन वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे? ये क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए और इस तरीके की भावना उनके अंदर में है, इसलिए भी बीजेपी बार बार जो है याद दिलाती है कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा? देखिए, बीजेपी बार बार इसलिए याद नहीं दिलाती, बीजेपी की परेशानी ये कि भारत की आजादी के दौर में
भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ का या आरएसएस का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका नाम लेकर वो ये कह सके कि उसने देश की आजादी में एक बूंद खून भी बहाया हो। अभी आज इनकी परेशानी ये है कि अपने आप को कैसे ये देशभक्त सिद्ध करें, किस प्रकार से ये अपने आप को बताएं कि राष्ट्रभक्त है, किस प्रकार से ये बताएं कि देश के निर्माण में इनकी कोई बड़ी भूमिका है। तो ये सारी जो कवायद है इस बात को लेकर है। अब चूंकि आप उसको कानून का जामा पहनाने की कोशिश करें, जैसा कि अभी कानून की बात आई, कोर्ट, अगर आप किसी बात से आज सहमत हो तो आप कोर्ट चले जाइए। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं, कोर्टों में 5.5 करोड़ तो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं विषय जिनके ऊपर आदेश होना है। कोर्ट कहां अपना पूरा काम कर पा रही है? क्या कोर्ट एक निर्धारित समय में किसी को न्याय दे पा रही है? क्या किसी मुद्दे के ऊपर पूरी तौर से ऑर्डर कर पा रही है? अब आप कहते हैं कि साहब छोटी छोटी बातों पे आप कोर्ट चले जाइए, तो क्या आप कोर्ट का और काम बढ़ाना चाहते हैं? पहले 5.5 करोड़ के लिए तो केंद्र सरकार कोई नीति बना दे। तो जहां इस प्रकार की बात हो, जहां देश के सामने इससे ज्यादा, मैंने जैसा भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास अपने लोगों की एक आदिवासी महिला के 2 बच्चे बेचारे काल के मुंह में समा जाते हैं, उसके लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके लिए अपना समय लगा रहे हैं, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने इस देश में जन्म लिया है, मैं ये मान के चलता हूं कि सारे के सारे लोग पूरी तौर से राष्ट्रवादी हैं और सारे लोग देशभक्त हैं। ये कहने की किसी को जरूरत नहीं है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं है। और इसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, तो नेशनल नहीं, आप ये बड़ा आपत्तिजनक बयान है सर ब्रिजमोहन जी, ये बड़ा आप दाऊद को भी देशभक्त बता रहे हैं। आप दाऊद इब्राहिम को, टाइगर मेनन को, जो जितने आतंकवादी हैं जो देश में, वो आप बोल रहे हैं देश में पैदा हुआ हर एक आदमी जो है वो देशभक्त है। ऐसा कैसे? मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी भूमि पे पैदा होने वाले व्यक्ति को हर एक को हमें देशभक्त मानने का हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, क्यों जिम्मेदारी है भाई? अरे जो लोग यहाँ खाते यहाँ के हैं, गाते पाकिस्तान का, वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि देश का चेहरा दाऊद इब्राहिम है? नहीं, देश का चेहरा आप क्यों, आप गलत बात कर रहे हैं। देश का चेहरा कहाँ? आपने ये कहा कि देश में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति जो है देशभक्त है। जो रोहिंग्या घुसपैठी बांग्लादेशी, एक मिनट सर, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पर आ गए हैं यार, उनके यहाँ पर बच्चे हो गए, वो देशभक्त हो गए क्या? वो यहाँ पैदा हो गए ना, तो वो देशभक्त हो गए। वो तो जो दाऊद इब्राहिम क्या देशभक्त हो गया? टाइगर मेनन क्या देशभक्त हो गया? वो जो सारे आतंकी जो हैं, जो जेल में बंद हैं और देशद्रोह की सजा काट रहे हैं, वो सारे क्या देशभक्त हो गए? मुकेश जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वायरलेस लगाकर और पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए गए, जिनको जेल नहीं, तो वो भी देशभक्त नहीं है। तो आपके हिसाब से तो वो देशभक्त है, तो आपके हिसाब से तो देशभक्त होने चाहिए ना। आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, आप बीजेपी क्यों भाई? आप वो पैदा हुआ है तो आपके हिसाब से देशभक्त होना चाहिए, तो आपको उठाना ही नहीं चाहिए सवाल। ये है कि एक किसी कम्युनिटी को एक आदमी के कारण उसकी पहचान नहीं बनाई जा सकती। नहीं, एक बार पूरी कम्युनिटी में कोई नहीं बोलता है वंदे मातरम भाई साहब। पूरी कम्युनिटी नहीं बोलती है, वो कहती है कि हम नहीं बोलेंगे। मैं इस पे जा ही नहीं रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि वंदे मातरम तो जिस आदमी ने इस देश में जन्म लिया उसको वंदे मातरम बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, ठीक है, बोलना चाहिए, लेकिन बोल नहीं रहे ना। रमाकांत जी एक बार कुछ बोलना चाह रहे हैं। रमाकांत जी। देखिए मुकेश जी, यहाँ पर ब्रिजमोहन जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ ये वंदे मातरम हो चाहे राष्ट्रगान हो, हर जगह राजनीति करनी ही करनी है। मैं एक चीज कहता हूँ, ये वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्या? तो ये कुरान में नहीं लिखा हुआ है। अरे भाई, कुरान में ये भी तो नहीं लिखा हुआ है पत्थरबाजी करिए। कुरान में ये भी तो नहीं लिखा हुआ है जो दंगा करिए। कुरान में ये भी तो नहीं लिखा है जो भ्रष्टाचारी हो जाइए। अरे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप कहेंगे जो 130 करोड़ जनता इस धरती पे है, देश के अंदर में है, और टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम जैसे भी वो भी देशभक्त हो गए। ये कैसा उदाहरण है ब्रिजमोहन जी? मैं आपसे मात्र प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि आज महाराष्ट्र की धरती पर आज आपके जितने भी आज आपके नेता भ्रष्टाचारी निकल रहे हैं। आप तो मध्य प्रदेश गिना रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश गिना रहे हैं, कम से कम महाराष्ट्र के अंदर में जो आपके नेता, आपके पार्टी के अंदर में जो भ्रष्टाचारी हैं, उसके ऊपर भी 2 शब्द बोल दीजिए। जहां पे एक टारगेट फिक्स होता था 100 करोड़ का,
ये भी तो बोल दीजिए। लेकिन एक कम से कम रमाकांत जी, ये तो मेरा पता चले। मेरा मेरा एक छोटा सवाल है। ये पता चले जनता को, क्योंकि आप बिल्कुल समानांतर बात कर रहे हैं, लेकिन और समानांतर बात करने का आपको कोई हक नहीं है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते, देशभक्ति का सर्टिफिकेट एक आतंकवादी को आप नहीं दे सकते, देशभक्ति का सर्टिफिकेट एक दंगाई को नहीं दे सकते, देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप पत्थरबाजों को नहीं दे सकते। इसलिए आप बारी बारी से सर, बारी बारी से ब्रिजमोहन जी मैं आऊंगा, ब्रिजमोहन जी मैं आऊंगा आपके पास। देशभक्त का सर्टिफिकेट, देशभक्त का सर्टिफिकेट अगर हम नहीं देने वाले तो आप भी नहीं देने वाले हैं। आप अपने नेताओं को समझाइए कि कैसे 100 करोड़ के टारगेट फिक्स होते थे, इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर में सरकारें चलती थी। ये देश को पता है पूरी तरह से किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल होता था, किस तरह से आप लोग एक राजनीतिक संरक्षण देते थे भ्रष्टाचारियों को। ये चीज समझने की बात है। और देश की जनता इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर में आपने देखा तो कैसे टुकड़े टुकड़े हो गई सारी पार्टियां। ये जो महागठबंधन महाघारी सरकार ये भ्रष्टाचार में लिप्त थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दंगाइयों पत्थरबाजों को देशभक्त का सर्टिफिकेट देने का आपको कोई हक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा चाहे वंदे मातरम हो, एक चाहे राष्ट्रीय गान हो, एक राष्ट्रीय चेतना जगनी चाहिए। ये क्यों नहीं जगनी चाहिए? आज हम गुलामी के एक एक अंश से अगर मुक्ति लेना चाहते हैं तो आप राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीति करती है। ये चीज बहुत ही अमानवीय है, ये बर्दाश्त के बाहर है ये चीज। 5 नाम आप नहीं बता पा रहे हैं, मुझे अफसोस है मिश्रा जी। 5 लोगों के नाम बताइए, आपकी पूरी कहानी बता दी। देश की आजादी में 5 जनसंघ या आरएसएस के लोगों के नाम बताइए जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान किया। 5 नाम बताइए मुझे। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको नहीं मैं आपको बताता हूँ। आप ही के धरती से वीर सावरकर साहब, जिसको आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम से नामांकित किया हुआ है, लेकिन वीर सावरकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी स्वतंत्रता के आंदोलन में बिताई उन्होंने। इसीलिए मैं कहता हूँ इतिहास पढ़ करके आइए, इतिहास पढ़ करके आइए और भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण देना बंद करिए, दंगाइयों को राष्ट्रीय संरक्षण देना बंद करिए, पत्थरबाजों को राष्ट्रीय संरक्षण देना बंद करिए। ये सारी चीजें जनता देखती है। और आज महाराष्ट्र के अंदर में इस महाघारी सरकार की आप बात करते थे, आज वो वहां पर जनता ने पूरे वीर सावरकर साहब आरएसएस और जनसंघ से जुड़े हुए नहीं थे। आप अपने 5 लोगों के नाम बताइए, हम 1000 लोगों के नाम बताने को तैयार हैं। 5 लोगों की परेशानी ये है कि आपने बताना है कि आप बड़े देशभक्त थे। आप स्वतंत्रता मधु जी बता रहे हैं, स्वतंत्रता के आंदोलन में मैं कह रहा हूँ आपके स्वतंत्रता के आंदोलन में आपको एक मिनट बलिदान दिया जिन्होंने एक मिनट रमाकांत जी, मधु जी कुछ बता रहे हैं। आप लोग बहुत लड़ लिए हैं, बहुत जो बातें हो रही थी उन पे नहीं, आसपास की चीजों पे बात कर रहे हैं। मधु जी राजनीतिक प्रलापों का मैं 3 उत्तर दूंगा जी। पहली बात तो मेरे अभिन्न मित्र कह रहे थे कि छोटी छोटी चीजें कोर्ट में नहीं जानी चाहिए, संविधान को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को उठाकर फेंक दो, सारा डिसीजन ये हमारे कौन महोदय हैं ये डिसाइड करें। साइलेंट, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, लिसन। ये वो प्लीज ब्रिजमोहन जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा जी। समझदार बनिए। इनका ज्ञानवर्धन कर दूं कि फ्रीडम फाइट में जो लोग मरे उनका नाम ही नहीं है। जो लोग कहां पैदा हुए, कुछ लोग कहां पैदा हुए और आज अरबों का खेल रहे हैं, जिनके नाम की रोटियां खा रहे हैं, जो बीजेपी वालों को बोलना चाहिए। मैं वकील हूं, सत्य बोलना मेरा काम है, तो मैं सत्य बोल रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने कहां पैदा हुआ पता ही नहीं है, आज अरबपति बन गया। हम संविधान को मानते हैं, संविधान सर्वोपरि है। अगर किसी ने फ्रीडम फाइट किया, संविधान सर्वोपरि नहीं है, कहने से ही मानेंगे क्या? इसको गुलाम नहीं बना लोगे आप मुझे बता दीजिए वकील साहब, आप अगर आज में कोई अकल होनी चाहिए कि इस देश को फाइनल होते फाइनल आर्डर कितने आप देख के बताइए। इसलिए कोर्ट की आवश्यकता है, कोर्ट की आवश्यकता है। छोटा बात हो या बड़ी बात हो, कोर्ट में ही डिसाइड होगा। आप यू आर नो वन टू डिसाइड, आप कुछ नहीं है डिसाइड करने वाले। अगर आप जैसे लोग डिसाइड कर रहे होते तो आज भारत देश अफगानिस्तान बन गया होता। तो कोर्ट की प्राथमिकता है। यू मस्ट बी थैंकफुल टू द कोर्ट हु हैज डिसाइडेड द इश्यूज। आपकी बात मानी,
ये क्या तो बात कर बताइए, रहे हैं? कितने रोज कुछ पे नहीं है, न्याय संविधान दिलवाएंगे? कुछ नहीं है। ये 5.5 करोड़ जो केस पेंडिंग है, इनके ऊपर भी तो बोल दीजिए। ब्रिजमोहन जी, मैं क्यों पेंडिंग है बताइए देश को। जी ब्रिजमोहन जी, मैं करोड़ बता रुपए रहा हूं, हमारा खर्च कितने हो रहा जज चाहिए? है कितने जज प्रणाली चाहिए? में, वो 5.5 सुप्रीम करोड़ कोर्ट में हमारे आपने केस पूरा पेंडिंग कोरम पड़े पूरा हुए किया हैं। है? 70 वर्षों में आपने कोरम पूरा किया है? 70 वर्षों में क्या किया आपने? कोरम पूरा किया? आपको याद है कौन सा? जगमोहन सिन्हा? आपको याद है आप मुझे जगमोहन बताइए ना, सिन्हा? आप- देखिए, आप- ब्रिजमोहन जी- आपने क्या किया? ब्रिजमोहन आपने मुख्यमंत्री क्या किया? पढ़ के आइए। आप बताइए मुझे, मत कीजिए, आप जहाँ मुझे पढ़े गारंटी लिखे कर लोग सकते हैं? जहाँ वकील पढ़े साहब, लिखे आप मुझे लोग हो, त्रिपाठी वहाँ जी, अनपढ़ों आप वाला मुझे प्रलाप गारंटी मत कर सकते कीजिए। हैं क्या? प्रलाप कीजिए वहां त्रिपाठी जाकर जी- के जहां अनपढ़ लोग बैठे हो। समझ त्रिपाठी गए? जी, शांति से सुनिए मेरी बात, गुस्सा ना करिए। आप मुझे आप एक बात का आपके जवाब पक्ष का दीजिए। निर्णय आ जाए तो वाह वाह। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, एक सवाल सुन लीजिए। त्रिपाठी जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं ब्रिजमोहन जी, प्लीज क्या हाँ, मुझे ठीक है। जवाब दीजिए आप हाँ। कि क्या आप मेरे को गारंटी कर सकते हैं कि आज मैं कोर्ट पे एप्लीकेशन लगाऊंगा और आप इतने रोज में मुझे न्याय दिलवा देंगे? नहीं ना? यानी कोर्ट आप न्याय कर नहीं सकते देती? हैं क्या? आप कहना चाहते आप हैं? कर सकते हैं क्या? आप आप कहना हाँ ना चाहते जवाब हैं? दीजिए। नहीं, इस आप बात कहना, मैं बात जवाब नहीं। दे रहा हूँ। हाँ या आप- ना में सुन तो लीजिए हाँ या ना में जवाब सुन तो दीजिए। लीजिए ब्रिजमोहन जी, सुन लीजिए जी। ब्रिजमोहन पहले सुनिए। जी। आप वकील क्या करते हैं? केस को प्रोड्यूस करते हैं। न्याय जजमेंट जो होता है न्यायाधीश देते हैं। ये अरे तो- आप तो कहना आप- वही बात तो पूछ रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं कि क्या न्यायालय आपको क्यों लग रहा है? अभी कपिल सिब्बल साहब ने इतनी गंभीर बातें की कोर्ट को लेकर, उस पर रिएक्शन दीजिए ना। क्यों कहा? क्यों मैं मुझे भी दे रहा हूँ। इससे बड़े वकील को क्यों कहना कपिल पड़ा? सिब्बल, आपने क्यों कपिल सिब्बल उनके- साहब ने उनकी अगर आस्था उनके खत्म हो अनुसार गई है। न्याय हो जाए, इस institution सुनो से- पहले ब्रिजमोहन वही सुनो। तो ठीक है, कारण ठीक है, होगा। लेकिन सर एक मिनट, हम लोग आप जो है ना डाइवर्ट कर रहे हैं पूरे मसले को मुकेश, वंदे मुकेश, मातरम एक से मिनट। उठा करके आपने दूसरा बैटलफील्ड बना दिया। मुकेश दूसरे एक मिनट, जी इनको जवाब आवश्यक है। मुकेश जी, जी। अगर कपिल सिब्बल के अनुसार रात में कोर्ट खुल जाए और न्याय मिल जाए तो न्याय अच्छा है। अगर उनके अनुसार तिस्ता सीतलवाड़ को फोन पर बेल मिल जाए तो न्याय अच्छा है। लेकिन अगर उनको न्याय न मिले तो वो चिल्लाने लगे, सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन करने लगे। यानी आप कोर्ट पर क्वेश्चन करेंगे। आपके लिए सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल है। बलात्कार और क्या बात हत्या करते के हैं? आरोपियों आपके को कुछ दलाल हैं, सुप्रीम आपके कोर्ट कुछ छूट दलाल देने हैं अच्छा है। जो दलाली करते हैं। इस तरह उनकी बोला देखिए, जाए तो सुप्रीम कोर्ट पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, हम कोर्ट पे कोई टिप्पणी हाँ। करने के अधिकारी भी नहीं है हम, और आप टिप्पणी नहीं कर सुप्रीम सकते अभी। कोर्ट और पे खासतौर क्वेश्चन पे इस कर प्रोग्राम में मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चर्चा हम यहाँ वंदे ये हो रही है कि मातरम पर हैं। वंदे मातरम हम बोलने वंदे में मातरम जिनको आपत्ति है, उनको आपत्ति क्यों है, और जिनको आपत्ति है उनका समर्थन पॉलिटिकल पार्टियां किस आधार पर कर रही है, हम इस पर बात कर रहे हैं कि भाई आप अगर ब्रिजमोहन जी आप कह रहे हैं कि नहीं वो सही कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को ये लगता है या किसी को ये सरकार या महाराष्ट्र सरकार को ये अगर लगता है कि एक खास कम्युनिटी जिसको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बाकी चीज़ों में तो अपने कुरान का हवाला नहीं देते, लेकिन जब वंदे मातरम की बात आती है तो वो कुरान का हवाला दे देते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया मुझे तो मना किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये चीज कहां तक सही है, और इसके लिए आप लोगों को जो उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई देश और संविधान जो है वो सर्वोपरि है, आपको मानने में क्या आपत्ति है। तो आप ये कहने की बजाय आप जो है तुष्टीकरण करते हैं ताकि उनको आपको उनका वोट मिल सके और आप अपना राजनीतिक रोटियां आप सेक सके। तो इस चीज का दिक्कत है ना यहाँ पे। जी देखिए कि इस देश के अंदर संविधान सबसे सर्वोच्च है, इसको कौन इनकार करता है? जितने इस देश में रहने वाले लोग हैं, कभी भी अगर उनको न्याय पाना होता है तो कोर्ट पे ही जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कोर्ट पे जाने का सीधा कि वो देश के कानून को, देश के संविधान को स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते तो क्यों जाते? तो ये कहना, मैं सोचता हूँ किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ ये बोलना कि वो देश के संविधान पे विश्वास नहीं करता। वंदे मातरम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र ध्वज, इन सब का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और 40 सेकंड तो ये हमारे संविधान का ही पार्ट है ना सर। 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया ना इसको। तो फिर अगर कोई कहता है कि हम नहीं करेंगे तो वो संविधान का अपमान नहीं हुआ, वो संविधान को खारिज करना नहीं हुआ। तो त्रिपाठी जी उसको कोर्ट पे लेके जाए, बैठे थे त्रिपाठी जी, करें उसके खिलाफ कार्रवाई, ले जाए कोर्ट पे, खड़े दिलवाए उसको चित्त भी मेरी पट भी मेरी है भाई ब्रिजमोहन जी आपको ब्रिजमोहन जी आप बहुत अच्छे त्रिपाठी जी रजा एसोसिएशन के खिलाफ जाए त्रिपाठी जी। ब्रिजमोहन जी मतलब सही आपने, मैं शरद पवार जी की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रवक्ता रखा है उन्होंने। आप भी पूरी करो ना। नहीं मैं ब्रिजमोहन जी मैं आपकी तारीफ, ब्रिजमोहन जी समय की कमी है हमारे पास, लेकिन मैं आपकी तारीफ तो करता ही हूँ। मैं आज शरद पवार जी की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा प्रवक्ता रखा है।
चित भी मेरी पट भी मेरी, कुछ भी कहो, आप दोनों तरफ अंडा से मेरे अपने बाप तर्क का। देते हो और दोनों तरफ खड़े हो जाते हो। बहुत अच्छी मतलब ये प्रतिभा है आपकी और क्षमता, तर्क शक्ति आपकी बहुत ही अच्छी है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें रखी और अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से डिफेंड किया, अपने स्टैंड को बड़े अच्छे से डिफेंड किया। जो बात आपके अपोनेंट को कहनी चाहिए उसको भी आपने डिफेंड किया, आपका भी धन्यवाद। और अब्दुल गनी साहब नहीं आए, उनका भी धन्यवाद। मुकुल त्रिपाठी जी आपका भी धन्यवाद और रमाकांत त्रिपाठी जी आपका भी, रमाकांत मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन वंदे मातरम पर जो आपत्ति उठाई गई है रजा एकेडमी की तरफ से, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। हालांकि सरकार ने अभी आदेश जारी नहीं किया है और सरकार ये भी सोच रही है कि शायद कुछ ऑप्शन भी दे दे, ऑप्शन मिल जाए। ये बात सही है, ठीक है, ऑप्शन मिल जाए। लेकिन वंदे मातरम कहने में जिनको आपत्ति है, मुझे लगता है कि वो देश का सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान नहीं करते और उनको ऐसे देश में रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। जो देश का नहीं वो कहीं का नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।